प्यारे बच्चों नमस्कार। 11वीं कक्षा की फिजिक्स हिंदी मीडियम के पहले लेक्चर में आपका स्वागत है। आइए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सिलेबस के बारे में ब्रीफ में जानकारी दे देता हूँ कि 11वीं कक्षा की फिजिक्स में जो है कुल 15 चैप्टर हमारी एनसीईआरटी बुक में दिए हुए हैं। तो हमें एक एक करके उन सभी का अध्ययन करना है। आज हम पहले चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। अब कुछ स्टूडेंट ये पूछते हैं सर कि आप बुक कौन सी प्रेफर कराओगे, तो मैं ये बता देता हूँ कि जितनी भी बुक्स मार्केट में अवेलेबल है, जितनी भी, बेशक वो किसी भी पब्लिकेशन की हो, सभी की सभी बुक्स एनसीईआरटी बुक्स पर ही आधारित है। बस इसमें उन्होंने लैंग्वेज थोड़ी सी कुछ एक में चेंज कर दी है, कुछ आर्टिकल थोड़े बहुत एक्स्ट्रा डाल दिए हैं। तो इसलिए मेरे वीडियो लेक्चर्स का आधार भी एनसीईआरटी बुक ही रहेगी, लेकिन जहाँ मुझे लगेगा कि कुछ आर्टिकल एक्स्ट्रा करवाने की आवश्यकता है तो मैं आपको एक्स्ट्रा आर्टिकल्स भी करवाऊंगा। और आपकी सुविधा के लिए जो है मैंने हर एक चैप्टर के नोट्स पहले से हिंदी मीडियम में तैयार करके रखे हुए हैं। तो आप ये फर्स्ट पेज देख सकते हैं। इसी तरह से जो है ये देखिए काफ़ी सारे पेज जो है फर्स्ट चैप्टर के बने हुए हैं। तो ये मैंने सारे आपके नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दिया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके। इसके अलावा जिन बच्चों के पास एनसीईआरटी की बुक नहीं है उनको भी अलग से परचेज करने की आवश्यकता नहीं है। एनसीईआरटी की बुक जो है एनसीईआरटी वेबसाइट पर फ्रीली अवेलेबल है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो आप निश्चिंत होकर के तैयारी कीजिएगा। और फिजिक्स बहुत ही आसान है, आर्ट के विषयों से भी फिजिक्स बहुत आसान है। एक बार आप पढ़ करके देखिए, फिर मुझे कमेंट करके बताना कि आपको लगी कैसी है फिजिक्स। ओके, चलिए अब शुरुआत करते हैं फर्स्ट चैप्टर से। अब 11वीं कक्षा की भौतिकी विज्ञान यानी फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है भौतिक जगत या फिजिकल वर्ल्ड। अब देखिए कि इस चैप्टर में हम मेन जो बातें पढ़ेंगे उसमें विज्ञान क्या होती है, विज्ञान की परिभाषा पढ़ेंगे, भौतिकी की परिभाषा पढ़ेंगे, वैज्ञानिक विधि क्या होती है, भौतिकी विज्ञान की प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी हैं, भौतिकी विज्ञान के स्कोप और एक्साइटमेंट के बारे में पढ़ेंगे, यानी उसके कार्य क्षेत्र और उसमें कौन कौन से उत्तेजित करने वाली बातें हैं वो हम पढ़ेंगे। भौतिकी विज्ञान का प्रौद्योगिकी, समाज और अन्य विज्ञानों के साथ हम संबंध समझेंगे, यहाँ पर क्या होता है। और संसार के विभिन्न देशों के कुछ भौतिकविद हैं जिनका भौतिकी विज्ञान के विकास में बहुत योगदान जिन्होंने दिया है, उनके योगदान के बारे में हम पढ़ेंगे। और इसके अलावा प्रकृति में 4 मूल बल हैं, उन बलों के बारे में पढ़ेंगे कौन कौन से हैं। और 2 छोटे छोटे कंसेप्ट है, एकीकरण और न्यूनीकरण, इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। अब देखिए इन वीडियो लेक्चर के इस पहले राउंड में जो है मैं आपको जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी है वो करवाऊंगा। इसके साथ साथ जितने भी एमसीक्यूज जो आसान लेवल के हैं जिनको आप शुरू में समझ सकते हो वो एमसीक्यूज भी मैं आपको डिस्कस करवाऊंगा, ताकि कम्पिटेटिव लेवल की भी आपकी तैयारी अभी से शुरू हो जाए। तो आइए फर्स्ट चैप्टर की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट चैप्टर के में सबसे पहले जो है हमारे पास 2 परिभाषाएं आती है। पहली परिभाषा है कि विज्ञान क्या होता है और दूसरी परिभाषा है कि भौतिकी विज्ञान क्या होता है। अगर हम विज्ञान की बात करें, जिसको इंग्लिश में साइंस कहते हैं, जो साइंस शब्द है वो लैटिन भाषा के एक शब्द सिंटिया से लिया गया है। सिंटिया का अर्थ था जानना। सिंटिया का अर्थ क्या होता है? जानना। अब जानना किसके बारे में जानना? कि हमारे चारों ओर जितने जो भी तथ्य बिखरे पड़े हैं, जो भी घटनाएं हैं, उनको एक सुव्यवस्थित ढंग से जानना, एक सुव्यवस्थित अध्ययन जो है वो क्या है? विज्ञान है। ओके, तो हम विज्ञान की परिभाषा इस तरह से दे सकते हैं कि हमारे चारों ओर के तथ्यों व घटनाओं का सुव्यवस्थित अध्ययन क्या है? विज्ञान है। इसी तरह से भौतिकी या फिजिक्स क्या होता है? अगर हम हिंदी में बात करें तो भौतिकी शब्द जो है संस्कृत भाषा के एक शब्द भौतिक से लिया गया है। भौतिक का अर्थ क्या है? प्राकृतिक। इसी तरह से हम अगर अंग्रेजी भाषा की बात करें तो अंग्रेजी भाषा में भौतिकी को फिजिक्स कहते हैं, आपको पता ही है।
अब फिजिक्स शब्द जो है ग्रीक भाषा के एक शब्द फ्यूसियस से ड्राइव हुआ है। फ्यूसियस का अर्थ भी क्या है? प्रकृति है। ठीक, तो हम यहाँ से भौतिकी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ये विज्ञान की एक शाखा है। भौतिकी क्या है? विज्ञान की ही एक शाखा है, जिसमें किसका अध्ययन करते हैं? प्रकृति का अध्ययन करते हैं या प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं। वो क्या है? भौतिकी है। तो हम यहाँ पे लिख भी रहे हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, वह भौतिकी या भौतिकी विज्ञान कहलाती है। ओके, अब देखिए अगली परिभाषा आती है वैज्ञानिक विधि क्या होती है। अब देखिए कि किसी भी प्राकृतिक घटना को विस्तृत और गहनता से समझने के लिए हमें कुछ एक स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है, कुछ एक पदों को अपनाना पड़ता है। ये ऐसा नहीं है कि हमने सोचा और बिना सोचे समझे जो है कुछ किसी भी घटना के बारे में कह दिया, भी ये घटना इस तरह से हो रही है। ऐसा नहीं होता। कि वैज्ञानिक विधि में क्या होता है कि हम कुछ एक स्टेप्स के थ्रू होते हुए चलते हैं। और वो स्टेप्स क्या है, पहले मैं वो बताता हूँ कि सबसे पहला है व्यवस्थित प्रेक्षण। प्रेक्षण का मतलब ऑब्जर्वेशन, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, कि किसी भी घटना को पहले ऑब्जर्व करना, उसके बारे में अच्छी तरह से उसकी मतलब देखना उसको, और जो जो घटना हुई है उनको हम रिकॉर्ड कर लेते हैं भी क्या क्या घटना यहाँ पर हुई है, चाहे लिख के करें चाहे कैसे ही करें। दूसरा, जो हमने ऑब्जर्वेशन ली है, जो प्रेक्षण किया है, उसका गुणात्मक और मात्रात्मक विवेचना करते हैं उसकी, कि कोई भी चेंज जो है वो किस तरह का चेंज हुआ है, उस चेंज के क्या क्या गुण हैं और कितनी मात्रा में वो चेंज हुआ है या वो घटना हुई है, तो उसकी विवेचना हम करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं। तीसरा जो है, हमारी ऑब्जर्वेशन और विवेचना के आधार पे हम एक परिकल्पना की रचना करते हैं, एक हाइपोथेसिस बनाते हैं, एक परिकल्पना का निर्माण करते हैं और एक उसका प्रतिरूपण करते हैं, गणितीय प्रतिरूपण हम करते हैं। यानी एक किस्म से एक मॉडल बनाना हो गया यहाँ पर। ठीक, और फिर जो हमने हमारी परिकल्पना की है, जो मॉडल बनाया है, उसका क्या करेंगे? परीक्षण करेंगे। ठीक, और अगर वो परीक्षण सफल हो जाता है तो हम क्या करेंगे? एक सिद्धांत दे देंगे, एक थ्योरी दे देंगे। ओके, तो अब देखिए कि ये सभी स्टेप्स एक साथ जिस भी अध्ययन में प्रयोग किया जाता है वो विधि क्या कहलाती है? वैज्ञानिक विधि कहलाती है। ओके, अब इसका हम एक उदाहरण ले सकते हैं कि जैसे न्यूटन ने एक थ्योरी दी, एक लॉ दिया, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, कि जिसमें ये कहा गया कि संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं वो एक दूसरे की तरफ आकर्षित करती हैं। वो कहाँ से आया होगा? कि देखिए न्यूटन ने सबसे पहले तो ऑब्जर्वेशन ली कि कोई सेब है, पेड़ से गिर करके कहाँ आया? नीचे ही आया। इसी तरह से कोई भी चीज़ हम जमीन से तो कुछ ऊपर छोड़ते हैं तो वो कहाँ आती है? अर्थ के सरफेस की तरफ आती है। अब फिर जैसे इस तरह से जो ऑब्जर्वेशन उन्होंने ली होगी, उनमें गुणात्मक ये देखा कि हमेशा नीचे की तरफ ही आती है। मात्रात्मक भी इसका जो है त्वरण क्या होगा, किस स्पीड से यानी स्पीड चेंज हो रही है, तो कितनी चेंज हो रही है, वो सारा इन्होंने नोट किया होगा। फिर कोई ना कोई उन्होंने परिकल्पना की रचना की होगी, कोई मॉडल बनाया होगा, फिर उन्होंने अलग अलग जगह पर इनको टेस्ट करके देखा होगा, और फिर लास्ट में एक सिद्धांत दिया होगा कि यूनिवर्स में कोई भी, पहले तो ये देखा भी अर्थ इस चीज को खींच रही है, फिर उन्होंने देखा कि अर्थ के चारों तरफ मून भी घूम रहा है, तो इसका मतलब अर्थ जो मून को भी खींच रही है। फिर अर्थ जो है सन के चारों ओर घूम रही है, इसका मतलब सन भी अर्थ को खींच रहा है। तब इस तरह से सारा कुछ मिला करके जो है इन्होंने एक सिद्धांत दे दिया कि इस ब्रह्मांड में कोई भी दो वस्तुएं कहीं भी रखी हो एक दूसरे को आकर्षित करती है, एक दूसरे के ऊपर आकर्षण बल लगाती है। ठीक, तो ये जस्ट मैंने समझाने के लिए बताया आपको। बाकी अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखो तो इन 500 पॉइंट्स को नोट कर लो
ऊपर नीचे जो लाइन लिखी है उनको अच्छे से यानी वेल स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज मैंने यहाँ पर लिखने की कोशिश की है। ठीक है, तो आपने सिर्फ इतना ही करना, बाकी उदाहरण देने की जरूरत नहीं है आपको यहाँ पर। अब देखिए कि भौतिकी विज्ञान की मुख्य शाखाएं कौन कौन सी हैं। तो भौतिकी विज्ञान को मुख्य रूप से मैं दो भागों में यहाँ पर बता रहा हूँ आपको कि विभाजित किया जाता है, और उनमें से कौन कौन सी दो ब्रांचेस है, दो भाग कौन कौन से हैं। एक तो क्लासिकल फिजिक्स और दूसरी मॉडर्न फिजिक्स है। क्लासिकल को हम कहते हैं चिर सम्मत, क्लासिकल को हिंदी में कहते हैं चिर सम्मत भौतिकी, और दूसरा है आधुनिक भौतिकी। ठीक, अब चिर सम्मत भौतिकी में क्या होता है कि जो स्थूल परिघटनाएं होती है, स्थूल परिघटनाओं का मतलब होता है कि जो बड़ी घटनाएं जो होती है, यानी जो हम मतलब आंखों से देख सकते हैं उन घटनाओं को, तो उनका जिक्र होता है, उनका अध्ययन होता है, उन पर विचार किया जाता है। तो चिरसम्मत भौतिकी में क्या होता है कि यांत्रिकी है, विद्युत गतिकी है, प्रकाशिकी है, उष्मा गतिकी आदि विषय जो इसके अंदर शामिल होते हैं। जबकि आधुनिक भौतिकी के अंदर क्या होता है कि जो सूक्ष्म प्रभाव की घटनाएं हैं, इसमें स्थूल यानी बड़ी और इसमें सूक्ष्म प्रभाव वाली घटनाएं, जैसे कोई परमाणुविक घटना है या कोई आणविक घटना है या नाभिकीय परिघटना है, इनका अध्ययन किया जाता है। तो आधुनिक भौतिकी के आगे ब्रांचेस जो है वो कौन कौन से, आपेक्षिकता है, रिलेटिविटी है, क्वांटम यांत्रिकी है, परमाणु भौतिकी है, नाभिकीय भौतिकी आदि विषय इसमें शामिल होते हैं। अब अगला टॉपिक आता है कि भौतिकी विज्ञान का कार्य क्षेत्र। अगर हम भौतिकी विज्ञान के कार्य क्षेत्र की हम बात करें तो इसका कार्य क्षेत्र जो है बहुत ही विशाल है। तो इसके अंदर हम बहुत सारी भौतिक राशियों जैसे द्रव्यमान है, समय है, लंबाई है, इसके बहुत बड़े परिसर का हम अध्ययन करते हैं। परिसर का मतलब है कि छोटी से छोटी, जैसे लंबाई के परिसर का उदाहरण लेके समझाता हूँ कि परिसर क्या होता है कि बहुत छोटी से छोटी लंबाई से लेकर के बहुत बड़ी लंबाई तक हम भौतिकी विज्ञान में अध्ययन करते हैं। उदाहरण के लिए कि यदि हम बहुत ही सूक्ष्म पैमाने पर चले जाए तो 10⁻⁻14 मीटर, यानी जो परमाणु के नाभिक का जो साइज है उस कोटि से लेकर के 10⁻26 मीटर, यानी जो ब्रह्मांड का ज्ञात साइज है उस तक का जो अध्ययन यहाँ पर किया जाता है। 10⁻14 का अर्थ में समझाता हूँ क्या है कि 1/10⁻14, यानी 1 में 10⁻14 है तो 1 के आगे 14 जीरो आ जाएगी, 1 2 3 4 5 इस तरह से गिन करके आप 14 जीरो लगा दीजिए। इतने मीटर से लेकर के 10⁻26 मीटर, यानी 1 के आगे 26 जीरो लगा दीजिए गिन करके, इतने मीटर तक का जो परिसर है वो लंबाई का है जिसका हम अध्ययन करते हैं। इसी तरह से अगर हम द्रव्यमान की बात करें तो 10⁻³ किलोग्राम से लेकर के 10⁻55 किलोग्राम तक के द्रव्यमान का हम अध्ययन करते हैं। यानी ये है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और ये जो है ब्रह्मांड का द्रव्यमान है पूरा। इसी तरह से अगर हम समय की बात करें तो समय का परिसर जो है वो 10⁻22 सेकंड से लेकर के 10⁻18 सेकंड तक का है। 10⁻22 सेकंड का मतलब है कि 1/10⁻22 सेकंड, यानी 1 के आगे 22 जीरो, इतने सेकंड, यानी 1 सेकंड का इतनेवां हिस्सा जो है वहां से लेकर के इतने सेकंड समय तक का जो है परिसर हम भौतिकी विज्ञान में स्टडी करते हैं। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि द्रव्यमान, लंबाई, समय आदि भौतिक राशियों के अध्ययन में जो है भौतिकी विज्ञान का परिसर जो है वो काफी व्यापक है। तो देखिए, जो अभी तक मैंने आपको समझाया है उसको मैंने स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश की है। इसको आप पढ़ सकते हैं कि भौतिकी विज्ञान का कार्य क्षेत्र वास्तव में बहुत ही विस्तृत है, बहुत ही बड़ा है।
इसमें इन भौतिक राशियों का जो है विशाल परिसर का अध्ययन किया जाता है। और सिर्फ यही राशि नहीं, बहुत सारी राशियों का हम अध्ययन करते हैं। और यदि हम लंबाई की बात करें तो 10⁻⁻14 मीटर या इससे भी कम का अध्ययन किया जाता है। और अगर हम बड़ी लंबाई की बात करें 10⁻26 मीटर कोटि, यानी इस ऑर्डर की जो लंबाइयाँ होती है उसका हम अध्ययन करते हैं। इसी तरह से द्रव्यमान का परिसर भी यहाँ पर लिखा हुआ है और समय का परिसर भी यहाँ पर हमने लिख दिया है कि कहाँ से कहाँ तक हम इसकी स्टडी करते हैं। अब अगला टॉपिक आता है कि भौतिकी विज्ञान में उत्तेजना। उत्तेजना मीन्स की एक्साइटमेंट, इसके अंदर क्या क्या है। तो सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि जो भौतिकी विज्ञान के मूल सिद्धांत जो हैं वो बहुत ही व्यापक हैं। व्यापक होने के साथ साथ इंटरेस्टिंग भी है, एलिजेंस भी है इसके अंदर, यानी लालित्य भी है। ये वास्तव में उत्तेजित करने वाले हैं कि इतने जो बेसिक कंसेप्ट हैं भौतिकी विज्ञान के और नियम हैं, उन सरल नियमों के आधार पर हम बहुत सारी भौतिक राशियों की व्याख्या कर सकते हैं। एक तो ठीक है, चाहे वो राशि छोटी हो बड़ी हो, यानी हमारे पास नियम तो कुछ सिंपल ही है भौतिकी के। इन्हीं सिंपल नियमों के आधार पर भौतिक राशियों की के विशाल परिसर की व्याख्या करना वास्तव में उत्तेजित करने वाली बात है। इसके अलावा भौतिकी विज्ञान के इन्हीं नियमों के आधार पर हम प्रकृति के बहुत सारे रहस्यों को समझ सकते हैं। हमारे सामने नई खोज करने की चुनौतियां भी होती है, कई नियमों का सत्यापन करने वाला होता है और इससे कई नई युक्तियों का, नई चीजों का निर्माण जो है वो, ये सारी चीजें क्या है, उत्तेजनापूर्ण तो है। तो इनको मैंने यहाँ पर सिंपल भाषा में लिख दिया है, तो आप इनको पढ़ सकते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है भौतिकी, प्रौद्योगिकी और समाज। अब भौतिकी के अंदर देखिए नियम होते हैं और उन नियमों का अगर हम कहीं अनुप्रयोग करते हैं और कोई चीज बनाते हैं तो वो क्या कहलाती है, प्रौद्योगिकी कहलाती है। और प्रौद्योगिकी के अंदर क्या होता है कि कई सारी मशीनें बनती है, कई युक्तियां, कई डिवाइसेस बनते हैं, उससे हमारे जीवन स्तर में और हमारे जीवन की गुणवत्ता में जो है वो काफी सुधार होता है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए कि मैंने कई पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं कि जैसे विभिन्न प्रकार के इंजन है, जैसे भाप इंजन है, पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, ये उष्मागतिकी के नियमों पर आधारित होते हैं, यानी फिजिक्स के ये वाले नियम इन चीज़ों के लिए यूज हुए हैं। इसी तरह से रेडियो, टेलीफोन, टेलीविजन आदि जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के प्रगमन पर आधारित होते हैं। और इसी तरह से सारे मैंने कई पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, इनको आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं, चाहे जो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस टॉपिक को पढ़ाने का मेरा मकसद यही था कि भौतिकी के नियमों का जो अनुप्रयोग होता है वही क्या है, प्रौद्योगिकी है। प्रौद्योगिकी में नए नए डिवाइस, नई नई मशीनें जो है वो उनका निर्माण होता है, या फिर जो पहले मशीनें बनी हुई उनमें कुछ सुधार होता है, जिससे हमारे समाज में और हमारे भौतिक जीवन स्तर में जो है वो गुणवत्ता आती है और काफी सुधार होता है। तो इस तरह से भौतिकी, प्रौद्योगिकी और समाज जो है आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ओके, अब इसी टॉपिक पर आधारित ये एक टेबल है, यहाँ पर यह बताया गया है कि कौन कौन सी प्रौद्योगिकी जो है कौन कौन से वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। जैसे भाप इंजन है, उष्मागतिकी के नियम पर आधारित है। नाभिकीय रिएक्टर जो नियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर आधारित है। रेडियो और टेलीविजन जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के उत्पादन या संचरण एवं संशोधन पर आधारित है। तो आप इन टेबल्स को आसानी से पढ़ सकते हैं और धीरे धीरे करके याद कर लीजिएगा इनको। अब देखिए कि इनमें से एक एक अंक वाले क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में भी, और वैसे भी जनरल नॉलेज के लिए। और ये जो टेबल है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों, इस लेक्चर में बस इतना ही। अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि भौतिकी विज्ञान का अन्य विज्ञानों के साथ क्या क्या संबंध है, जैसे रसायन विज्ञान के साथ क्या संबंध है,
जीव विज्ञान के साथ क्या संबंध है, खगोल शास्त्र के साथ इसका क्या संबंध है, मैथमेटिक्स के साथ भौतिकी का संबंध किस तरह से है, और हम कुछ साइंटिस्टों और उनकी खोजों के बारे में पढ़ेंगे, और जो प्रकृति में 4 मूल बल हैं उनके बारे में भी अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।